हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म की। देखिए, प्रिज्म जो होता है, मेरे हाथ में इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा, यह कांच का बना हुआ एक पदार्थ होता है, कांच का बना हुआ एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। एक देखिए, यह आयताकार पृष्ठ है, एक आयताकार पृष्ठ दूसरा, और यह नीचे की तरफ एक तीसरा। तो यह जो दोनों आयताकार पृष्ठ आप देख रहे हैं, यह दोनों एक ऊपर कोर पे जुड़े रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक कोर, और इन 2 आयताकार पृष्ठों को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि इन्हीं दोनों पृष्ठों से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब अगर आप सामने की तरफ देखें तो एक त्रिभुजाकार आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य परिच्छेद, यानी कि इस जो अपवर्तक पृष्ठ है, इसको अगर हम लंबवत समतल से काटें तो हमको यही त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होगी। अगर इसको हम लंबवत समतल से काटें तो त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है, और इसी को हम लोग अपने कॉपी में 2 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं। चूंकि यह 3 डायमेंशनल चीज है, लेकिन हम लोग अपनी कॉपी में 3 डायमेंशनल तो बना नहीं सकते, तो हम लोग 2 डायमेंशनल इसका फिगर बनाते हैं। तो यह त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं, जिसमें यह जो दोनों त्रिभुज की भुजाएं होती हैं यह अपवर्तक पृष्ठ होती हैं, और ये जो नीचे वाला होता है वो इसको हम लोग आधार कहते हैं। अब इस त्रिभुजाकार जो आकृति निकल के आती है, जो कि मुख्य परिच्छेद कहलाती है हमारे प्रिज्म का, इस पर यह जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पे जुड़े रहते हैं, यानी कि दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पे जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण या एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यह एक प्रिज्म की संरचना होती है। प्रिज्म के 2 पृष्ठ, दोनों अपवर्तक पृष्ठ जो कि एक कोर पे जुड़े रहते हैं, जिसे अपवर्तक कोर यानी रिफ्रैक्टिव एज कहते हैं। और ये दोनों जो पृष्ठ होते हैं, अगर इनको हम लंबवत समतल से काटें तो हमें एक मुख्य परिच्छेद प्राप्त होता है त्रिभुजाकार, और ये त्रिभुजाकार जो परिच्छेद प्राप्त होता है, इनके दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो एंगल होता है वही कहलाता है अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। इसे हम लोग नॉर्मली ए से दिखाते हैं। तो ठीक है, आप आगे शुरू करते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। देखिए, फिगर में आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमने एक प्रिज्म लिया हुआ है ए, बी और सी। इस पे एक हमारी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है PQ, और इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे यह प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से टकरा रही है, हमने एक अभिलंब खींचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और यह प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करती हुई इस प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से जाके टकराती है। अब यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से यह दूर हो जाएगी। यानी कि जो प्रकाश की किरण PQ अगर यह अपवर्तित नहीं होती तो सीधे इस दिशा में चली जाती, लेकिन प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के बाद यह इस RS किरण के रूप में बाहर निकल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। तो PQ अपने दिशा से अपवर्तित हो जा रही है, और अच्छी खासी अपवर्तित हो रही है। तो अगर हम आपतित प्रकाश PQ को आगे की तरफ बढ़ाएं और निर्गत किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये दोनों किरणें जिस एंगल पे मिलती हैं वही एंगल कहलाता है विचलन कोण। प्रिज्म का विचलन कोण कहलाता है। अब इसको हम लोग दिखाते हैं सिंबल डेल्टा से। तो विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? आपतित प्रकाश किरण एवं निर्गत प्रकाश किरण की दिशाओं के बीच बना हुआ कोण, और इसे हम लोग दिखाते हैं डेल्टा से। अब बात करते हैं अल्पतम विचलन कोण की, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसे हम लोग दिखाते हैं डेल्टा M से। क्या होता है अल्पतम विचलन कोण, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है वह आपतन कोण यहाँ पे I से दिखाया गया है, जो कि अपवर्तन के पश्चात जब आपतित किरण जाती है तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण R दिखाया गया है। अब यह अपवर्तित किरण दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम करेगी, और अभिलंब और इस किरण के बीच बना हुआ कोण को हम लोग दिखा देते हैं R', चूंकि अंदर यहाँ R से दिखाते हैं, अंदर वालों को R से दिखाते हैं, बाहर वाले को I से दिखा देते हैं। और फाइनली जब अपवर्तित होकर निकलती है तो अभिलंब और इस किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग I' से दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे,
विचलन कोण का मान कम होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम इस प्रकाश की किरण को अभिलंब से दूर ले जाएंगे, यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होगा उसका मान कम होता जाएगा। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस विचलन कोण यानी कि डेल्टा का मान सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाना जारी रखेंगे तब विचलन कोण का मान वापस घट न करके बढ़ने लगेगा। तो जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है वही कहलाता है उसका अल्पतम विचलन कोण। प्रिज्म का उसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। यानी कि विचलन कोण आपतन कोण बढ़ाने पर पहले घटता है और एक न्यूनतम स्थिति को प्राप्त होता है। उसके बाद भी अगर आपतन कोण बढ़ाते हैं तब यह विचलन कोण बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को ही प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा एम से दिखाते हैं। अब बात करते हैं विचलन कोण की निर्भरता की। तो विचलन कोण प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तथा आपतित प्रकाश के आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर निर्भर करता है। विचलन कोण पदार्थ के अपवर्तनांक यानी जिस पदार्थ से हमारा प्रिज्म बना है उसके अपवर्तनांक और आपतित प्रकाश के आपतन कोण पर निर्भर करता है। अब देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए एक फार्मूला होता है। क्लास 10th में इसको डराइव करना नहीं है, क्लास 12th में इसको हम 11th 12th में इसको डराइव करना सीखेंगे। तो यह क्लास 10th के सिलेबस में केवल ये फार्मूला याद करना है। तो प्रिज्म जिस पदार्थ से बना होता है उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = होता है sin a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2, जहाँ a एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि अल्पतम विचलन कोण है। देखिए यहाँ पर a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को दिखा रहा है। हम जानते हैं कि n = होता है साइन i अपॉन साइन r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर होता है साइन i अपॉन साइन r। तो यहाँ पे i की जगह है a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और r की जगह है a अपॉन 2। अब यदि ये प्रिज्म हमारा बहुत पतला हो, यानी कि यदि प्रिज्म का जो कोण हो, एंगल ऑफ प्रिज्म हो, वह 5 डिग्री से भी कम हो, तो हमारा जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा यानी डेल्टा एम होगा वो भी अत्यधिक छोटा होगा। और जब डेल्टा एम अत्यधिक छोटा होगा तो उसका अगर हम साइन लेंगे तो उसका मान और कम हो जाएगा। तो इस फार्मूले में यानी कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 में हम लोग साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 के बदले क्यों लिखते हैं a प्लस डेल्टा एम 2। ये कब होगा? जब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 5 डिग्री से कम हो, यानी कि हमारा प्रिज्म कैसा हो? बहुत ही पतला हो। तो हम साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 की जगह क्यों लिखते हैं a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। उसी प्रकार साइन a अपॉन 2 के बदले लिख सकते हैं a अपॉन 2। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल के अपॉन a अपॉन 2। अब ये ऊपर जाएगा तो आपस में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और फाइनली जो निकल के आएगा वो होगा n = 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन a। यानी कि अगर डेल्टा एम का मान आपसे कहा जाए तो डेल्टा एम = हो जाएगा n-1 इंटू a। तो डेल्टा एम का जो फाइनल समीकरण निकल के आया वो हो जाएगा n-1 इंटू a। ये होगा पतले प्रिज्म के लिए। तो पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान n-a इंटू a। यानी कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो विचलन होता है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n तथा प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, यानी कि a पर, आपतन कोण i पर नहीं। ठीक है ना? तो पतले प्रिज्म का जो अल्पतम विचलन कोण होता है पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर नहीं। अब बात करते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाता है। यही घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। यानी कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और वो अपने रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। देखिए, एक फिगर द्वारा बताया गया है कि मान लीजिए कोई प्रिज्म है ABC और कोई प्रकाश की किरण आकर के इससे एक एंगल पे टकरा रही है। तो अभी हमने देखा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा और इस एक
श्वेत प्रकाश की किरण से 7 रंगों की प्रकाश किरणें निकलेंगी और उनका एक निश्चित क्रम होता है। सबसे प्रिज्म के आधार की तरफ जो प्रकाश की किरण दिखाई देती है वह वायलेट होती है, उसके ठीक ऊपर इंडिगो होती है, उसके ठीक ऊपर ब्लू होती है, उसके ठीक ऊपर ग्रीन होती है, उसके ठीक ऊपर येलो, फिर ऑरेंज और सबसे ऊपर होती है रेड। यानी कि अगर हम इन सभी रंगों के पहले लेटर्स को साथ में रखें तो हमको एक क्रम प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विवग्योर। तो प्रकाश के अवयवी रंगों के समूह को हम लोग बोलते हैं वर्ण क्रम अथवा स्पेक्ट्रम। हिंदी में वर्ण क्रम और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। प्रकाश के अवयवी रंगों की समूह को, इस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम और ये क्रम होता है विवग्योर। वी फॉर वायलेट यानी बैगनी, आई फॉर इंडिगो यानी जम्बुकी, बी फॉर ब्लू यानी कि नीला, जी फॉर ग्रीन यानी कि हरा, वाई फॉर येलो यानी कि पीला, ओ फॉर ऑरेंज यानी कि नारंगी और आर फॉर रेड यानी कि लाल। अब अगर फिगर आप देखें तो प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही थी लेकिन वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वह किस रंग का होता है, वह होता है बैगनी रंग का, वायलेट रंग का। और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है, रेड। यानी कि सबसे आधार की तरफ कौन आ रही है, वायलेट, और सबसे ऊपर कौन है, रेड। तो सबसे ज़्यादा जो विक्षेप हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो विचलन हो रहा है वह बैगनी रंग में हो रहा है। तो बैगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है जबकि लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होता है। अब ये क्यों होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है, क्यों श्वेत प्रकाश को हमारा प्रिज्म 7 रंगों में विभाजित कर देता है। देखिए वर्ण विक्षेपण का कारण माध्यम का अपवर्तनांक n तथा किसी रंग के प्रकाश किरण के तरंगदैर्घ्य डेल्टा पर निर्भरता है। यानी वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, जिस माध्यम से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है उसका अपवर्तनांक तथा विभिन्न रंग के प्रकाश के किरणों के तरंगदैर्घ्य में एक संबंध होता है, उसकी वजह से ही एक दूसरे पर डिपेंड करती है, इसी की वजह से वर्ण विक्षेपण होता है। क्या मतलब, इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, c होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसका मान होता है, फिक्स होता है। n बराबर होता है c/v। निर्वात में प्रकाश की चाल c बोलते हैं और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग v से दिखाते हैं। अब इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v = c/n, है ना। अब यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक किसी रंग के प्रकाश के लिए, अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उस रंग के प्रकाश की चाल उस माध्यम में क्या होगी, कम होगी। देखिए नीचे का, चूंकि ये डिवाइड कर रहा है, नीचे का मान ज्यादा होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो कम होगा। तो अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी विशेष रंग के लिए ज्यादा है तो उस माध्यम में उस रंग के प्रकाश की चाल क्या होगी, वह कम होगी। और अगर कम है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए कम है तो उस माध्यम में उस रंग की जो चाल होगी वो ज्यादा होगी। अब हम जानते हैं कि समीकरण को v या c को हम लोग लिख सकते हैं n लैम्डा होता है ना, प्रकाश वेग होता है, तरंगों का वेग बराबर v बराबर n लैम्डा होता है। तो उस हिसाब से हम लोग v बराबर c/n को लिख सकते हैं लैम्डा बराबर लैम्डा 0/n। यहाँ लैम्डा क्या है, वह माध्यम में तरंग की तरंगदैर्घ्य है और लैम्डा 0 क्या है, निर्वात में प्रकाश की यह तरंगदैर्घ्य है और n माध्यम का अपवर्तनांक है। यानी कि अगर जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम का क्या होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा, है ना। ये फॉर्मूला से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं क्या मतलब होता है। देखिए जो रंग होते हैं 7 रंग, उनका यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है रंग और तरंगदैर्घ्य का। अगर आप देखें तो वायलेट का यानी बैगनी का सबसे कम होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये बढ़ता जाता है और सबसे ज़्यादा होता है रेड का। अब एक कंक्लूजन निकाल कर देखते हैं। देखिए बैगनी रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे कम होती है। यदि हम बैगनी रंग के प्रकाश को कांच में प्रवाहित करें तो उसकी चाल सबसे कम होती है। अगर चाल कम है, इस फार्मूले में देखिए अगर चाल कम है तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बैगनी रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे कम होती है, अतः बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होगी, कम होगी।
तो इन फार्मूलों से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर लाल रंग के लिए देखें तो चूंकि लाल रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे अधिक होती है, अगर लाल रंग के प्रकाश की चाल जो कांच में सबसे अधिक है वही सबसे अधिक है, तो यानी कि यन का मान क्या होगा, कांच का जो यन होगा वो लाल रंग के लिए क्या होगा, कम होगा। यानी कि लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। और अगर कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम है तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगी, है ना। लाल रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे अधिक, अगर प्रकाश की चाल अधिक है तो उसके लिए उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, और अपवर्तनांक कम है तो उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है ना। तो ये वर्ण विक्षेपण का कारण होता है, क्योंकि जो हमारा प्रिज्म होता है वो जिस पदार्थ से यानी कांच से बना होता है उस कांच का अपवर्तनांक हर रंग के लिए अलग अलग होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। अब बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसी वजह से जो प्रकाश बैगनी रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे कम होती है। ठीक है ना। और जबकि लाल रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे अधिक होती है। अब एक प्राकृतिक घटना के द्वारा हम लोग प्रिज्म द्वारा जो होने वाला वर्ण विक्षेपण होता है वह हम प्रकृति में भी देख सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा आसमान में बनता हुआ इंद्रधनुष, जिसे हम लोग बोलते हैं रेनबो। देखिए जब भी रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है ना। होता क्या है कि जब जल की जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं वह प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जो जल की वर्षा की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, और जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करता है तो जैसे ही प्रवेश करता है, यानी कि पहले पृष्ठ पे प्रवेश टकराता है, अब इस कांच की यह जो वर्षा की बूंद है यह अब इसके लिए एक अलग माध्यम का कार्य करती है, और जैसे श्वेत प्रकाश इसके अंदर पहुंचता है, अब इस वर्षा की बूंद का जो अपवर्तनांक होगा वह अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होगा, जिससे यह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों की किरणों में विभाजित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। अब ये प्रकाश की किरणें जाती हैं तो दूसरी तरफ कांच की सतह से टकराती हैं और फिर वहां से परावर्तित होती हैं। ध्यान रखिएगा यह पूरा आंतरिक परावर्तन नहीं है, कुछ प्रकाश किरणें निकल जाती हैं जबकि कुछ वापस टकरा करके लौटती हैं, तो यह पूरा आंतरिक घटना नहीं होती है। तो जब प्रकाश की किरणें दूसरी सतह से जाकर टकराती हैं वर्षा की बूंदों से और फिर वापस आकर के वापस जब वायुमंडल में जाना चाहती हैं तो एक बार पुनः वह सघन से विरल माध्यम में जाना चाहती हैं वर्षा की। अब ये जो होता है वो प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है, और अब ये जो किरणें होती हैं यानी जो अवयवी रंग की किरणें होती हैं श्वेत प्रकाश की, बैगनी से लेकर लाल, उनके बीच जो एंगल होता है वह और बढ़ जाता है, यानी और अच्छे से वो दिखाई देती हैं और बिखरी हुई निकलती हैं, और हमें आसमान में एक बैगनी से लेकर लाल रंगों का एक इंद्रधनुष जैसा रचना दिखाई देती है। तो यह प्रकृति में होने वाली एक घटना है जिसके द्वारा हम अपवर्तन की घटना को समझ सकते हैं। तो आशा है कि आपको प्रिज्म का यह टॉपिक समझ में आया होगा, प्रिज्म द्वारा कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है ये समझ में आया होगा, विचलन कोण किसे कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, यह समझ में आया होगा, और कांच द्वारा श्वेत प्रकाश का कैसे विक्षेपण होता है और कैसे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और इसकी रीजन क्या है और इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।